हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। ठीक है, जैसा कि पता है कि 11 जीपीएससी का वैकेंसी आने वाला है, और तो ऐसे में बहुत सारे लोगों का डाउट था कि साथ साथ में मेंस का तैयारी कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो मेंस का आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ही सवाल था कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें। तो आज यही बात करेंगे। मुझे 2 बार इंटरव्यू का अनुभव है 6 और 7 जीपीएससी में। मैं 2 बार मेंस दिया हूँ, दोनों बार क्लियर मेंस किया हूँ। तो हम सब आज सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, किन किन पैरामीटर पर ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हम सब ये भी बात करेंगे कि उसमें कंटेंट का कितना बड़ा रोल है, और क्या अभी साथ में किया जा सकता है प्रीलिम्स के साथ में। तो सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। ये या जो डिस्कस होगा, या कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, यूपीएससी का क्यों ना लिख रहे हैं, तो सब में आपको इस जो मैं बताऊंगा उसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको लाभ तुरंत मिलेगा। इसका लाभ आप कुछ आंसर जब इस पर काम करके देखोगे तो इसका लाभ आपको मिलने लगेगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि एक बढ़िया उत्तर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, मैं कुछ पैरामीटर बताऊंगा, उस पैरामीटर पर ही काम करना आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट को ध्यान में रखना है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए आपको विस्तार और परिधि, ठीक है, एक पॉइंट ये है कि विस्तार और परिधि पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये आपका उपयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब एक्चुअली हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में आपको पहला देखना है कि पूछा क्या गया है। ठीक है ना, वो समझ में आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है पहला चीज़ कि जब भी आप उत्तर लिख रहे हैं तो सवाल को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि सवाल पूछा क्या गया है, ये सारा इम्पोर्टेंट पहला बात है कि सवाल में दो तीन मान लीजिए एंगल डायमेंशन में सवाल पूछा या एक ही दो में पूछा, तो वो समझना है कि सवाल में पूछा क्या है। ये नहीं कि आप जो जानते हैं सो लिख दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। पहला आंसर राइटिंग का पहला रूल यही है। आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि सवाल को समझना। अगर आपने सवाल को समझ लिया, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, कहीं भी आप मेंस दे रहे, कोई भी पीसीएस दे रहे, यूपीएससी दे रहे, या जो भी दे रहे, तो या जेपीएससी दे रहे, तो पहला चीज़ आपको ये करना है कि सवाल को बेटर तरीके से समझना है कि सवाल पूछा क्या गया है। अगर आपने सवाल को समझ लिया तो 50% आपका मामला वहीं सॉल्व हो गया, है ना। तो कई बार सवाल काफ़ी सिंपल होता है तो समझने में नहीं होती प्रॉब्लम, लेकिन कई बार ऐसा कठिन रहता है कि उसका मतलब कुछ और होता है और स्टूडेंट कुछ और लिख देते हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है कि सवाल पूछा गया है। आप नहीं समझ पा रहे सवाल को तो 2 या 3 बार पढ़िए, उसके बाद काम कीजिए। ठीक है, जो पूछा गया है नहीं समझा तो कुछ भी, ऐसा नहीं कि जो जानते कुछ भी लिख देने से, वो नहीं। ठीक है, जो पूछा गया वही लिखना है, और जो अनावश्यक बात एकदम नहीं लिखना है। तो पहला है कि ये पहला पॉइंट हो गया कि आपको सवाल को 2 से 3 बार पढ़ना। नहीं समझ पा रहे तो 2 से 3 बार। अगर आपने फिर से बोला कि सवाल समझ लिए तो 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आपका जो भटकाव नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है कि विषय वस्तु अनुपात। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते हैं कि सवाल में 2-3 डायमेंशन होता है। ठीक है, अगर आप जेपीसी मेंस दे रहे हैं तो 6 और 7 जेपीसी का जो एग्जाम हुआ मेंस का, उसका सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उठाइए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन 2 या 3 डायमेंशन में रहता है, एक सवाल में 2-3 सवाल छुपे रहते हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि उसी अनुपात में लिखना है। ऐसा नहीं हो कि सवाल में मान लीजिए कोई सवाल पूछा गया, उसमें 3 डायमेंशन पर सवाल पूछा गया। ठीक है, तो आपने, ऐसा नहीं हो कि एक डायमेंशन में आप अपना आंसर का 70% लिख दिए, दूसरा डायमेंशन में 10% और तीसरा 20%। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब सवाल, एक ही सवाल मान लीजिए 40 नंबर का सवाल है और 3 सवाल उसमें छुपा हुआ, तो मान के चलिए कि वो लगभग 13 या 39, मतलब 13 नंबर के आसपास उसमें एक है, तो लगभग आपका वेटेज भी उसी अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में आप 70% लिख दिए, बाकी में 10 और 20%, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी समझने की आवश्यकता है ना कि आपको
संतुलन बना के रखना है, ठीक है। इस विषय वस्तु अनुपात में संतुलन, बैलेंस बना के रखना है कि हमें 3 डायमेंशन है तो आपका आंसर में तीनों डायमेंशन दिखना चाहिए, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन आपका आंसर में दिखना चाहिए तभी नंबर आएगा, नहीं तो नंबर आपके एक डायमेंशन में आप लिख दिए तो नंबर आएगा, 2 में नंबर कट जाएगा। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अनुपात को बैलेंस में बना के रखना होता है, ठीक है। ठीक है, लोग इसमें स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक पार्ट को ज़्यादा लिख देते हैं, बाकी को कम वेटेज देते हैं, तो नंबर भी उसी तरीके से आएगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में कि संरचना कैसी होनी चाहिए। तो सिंपल सा संरचना आप लिख सकते हैं, इंट्रो जैसे मैं लिखता हूँ या और भी लिखते हैं, इंट्रो, बॉडी, अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, एक कंक्लूजन, ठीक है। तो इंट्रो आखिर क्या चीज़ लिखे, ये बहुत सवाल आता है कि इंट्रो लिखना क्या है, ठीक है। तो इंट्रो में आप कई बार आप इंट्रो में डेफिनेशन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए सवाल है कि सतत विकास क्या है, ठीक है, तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते हो उसका डेफिनेशन, या जीडीपी पर सवाल आया, कुछ भी सवाल आया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इंट्रो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इंट्रो का 2-3 तरीका लिखने का तरीका होता है इंट्रो। एक तो आप उसका परिभाषा लिख दिए 2 से 3 लाइन में, ठीक है, या फिर आप उसका कुछ डेटा के साथ शुरुआत किए, ठीक है, या फिर उस मुद्दे से रिलेटेड कोई करंट में मामला चल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इंट्रो 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। अगर जेपीएससी का बात करते हैं तो आप इंट्रो को परिभाषा से लिख सकते हैं, या कोई भी पीसीएस में तो परिभाषा एक सरल तरीका है, आप लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका माना जाता है, ठीक है। डेटा का भी यूज कर सकते हैं, जैसे पॉवर्टी पर सवाल आया तो आप एसडीजी गोल से शुरुआत कर सकते हैं इंट्रो। तो ये एक तरीका है, 4-5 तरीका होता है इंट्रो लिखने का, तो उसमें एक तरीका ये भी है, ठीक है। मैं फिर आते हैं हम लोग बॉडी में, कि बॉडी में क्या लिखना है। बॉडी में इंट्रो बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए। सवाल है कि इंट्रो ऐसा नहीं कि इंट्रो बहुत लंबा लिख दिए, तो वो भी नहीं लिखना है। इंट्रो 4-5 लाइन काफ़ी होता है। बॉडी में क्या लिखना है, बॉडी में सवाल जो पूछा गया उसी को लिखना है, ठीक है। जो सवाल का जो फोकस है चीज़ है कि जो पूछा गया है उसको बॉडी में लिखना है, इंट्रो में क्या लिखना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड 2-3 लाइन 4 लाइन लिख देना है कि अच्छा ये है, या परिभाषा आप लिख दिए, ठीक है। मान लीजिए सवाल आया है कि भारत सतत विकास के लिए क्या प्रयास कर रहा है, इस टाइप से मान लीजिए सवाल आया, तो आप उसमें, है ना, इंट्रो में उसका डेफिनेशन लिख दिए कि सतत विकास एक्चुअली होता क्या है। फिर बॉडी में आगे कि जो पूछा गया है, एकदम मेरा बात को गौर से सुनिएगा, जो पूछा गया बॉडी में लिखना है, ठीक है, उसको बॉडी में लिखना है। मतलब सवाल के सारे एंगल को टच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल में अगर 3-4 डायमेंशन है तो चारों को लिखना है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ खास करके कि जो भी आपके कॉपी चेक करते हैं उनको कॉपी आपका बहुत इजी वे में पढ़े आना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, मतलब कि आपको सिंपल तरीके से दिखना चाहिए कॉपी। उसके लिए आप हेडिंग सब हेडिंग का यूज कर सकते हैं, हेडिंग और सब हेडिंग। तो आप माने आपने 5 पॉइंट लिखा तो 5 पॉइंट उन्हें दिखना चाहिए। हेडिंग आप लिख दिए कि भारत के द्वारा सतत विकास के किए गए प्रयास, ये हेडिंग हो गया। और सब हेडिंग लिख दिए कि मान लीजिए काम किए गरीबी उन्मूलन में, ठीक है, तो सब हेडिंग लिख दिए गरीबी उन्मूलन, उसको आपने इस तरह से सर्किल कर दिया, ठीक है, इस तरह से घेर दिया। उसके बाद पॉइंट इसमें पॉइंट 1 2 3 ऐसे लिख दिया। फिर आपने सेकंड पॉइंट, तो कहने का मतलब है कि हेडिंग दीजिए, फिर सब हेडिंग दीजिए, मतलब कॉपी एकदम क्लियर कट आपका पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से काम कर सकते हैं बॉडी में जो पूछा गया। ये बहुत स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि सर कि जो हम लोग बनाएंगे, जो आंसर लिखेंगे वो पैराग्राफ में लिखे या फिर पॉइंट में लिखे। तो मैं बता देता हूँ कि पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं तो छोटा पैराग्राफ यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 पेज का या बहुत लंबा पैराग्राफ बना दिया हो, ठीक है, बहुत लंबा लाइन एक साथ लिख रहे हो तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो पैराग्राफ में अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो छोटा पैराग्राफ कीजिए। नहीं तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है तरीका, मुझे जो समझ में आता है, पॉइंट में लिखिए, हेडिंग दे के लिखिए, सब हेडिंग दीजिए, फिर चाहिए 1 2 3 4। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव चीज़ लिखना है ना, वे फॉरवर्ड लिखना है। कुछ कमेटी का अनुशंसा है तो उसको लिख देना है, उसको हिंदी में आगे की राह बोलते हैं वे फॉरवर्ड को। तो मतलब पॉजिटिव लिखना है, कुछ निराशाजनक नहीं लिखना है। अगर गरीबी पर ही सवाल आया तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि हाँ सरकार प्रयास कर रही है, सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए और तभी गरीबी में उन्मूलन तेज़ी से हो रहा है, घट रहा है, गरीबी का जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
तो आप और उसके लिए कई कुछ कमेटी का अनुशंसा भी दे सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाना है आपको, सकारात्मक रहना है। ऐसा नहीं कि निराशाजनक नहीं दिखाना है। वे फॉरवर्ड हमेशा पॉजिटिव को लिखिए तो नंबर भी सही आपका आएगा। तो ये आपका हो गया संरचना का बात, ठीक है। अब प्रामाणिकता, ठीक है। आखिर प्रामाणिकता का पर इस पर क्या बात है। प्रामाणिकता मतलब हो गया कि आपका प्रामाणिकता से क्या, तो उत्तर में वजन होना चाहिए। उत्तर आप सिर्फ कहानी की तरह आंसर लिख दिए तो नंबर नहीं मिलने वाला। आपकी प्रामाणिकता में वजन दिखना चाहिए, ठीक है। ये वजन कैसे आएगा, जैसे आप मान लीजिए ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हैं, भूगोल का आंसर मान लीजिए आप लिख रहे हैं, तो वहाँ आपके मैप बनना चाहिए, भारत का मैप आपके में आना चाहिए, ठीक है। आप पूरा भूगोल लिख दिए, एक भी मैप नहीं बनाए, ठीक है। सवाल आया कि भारत का वन प्रदेश को बताइए, ठीक है, कि कौन सा वन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपने सब बता दिया, लेकिन एक भी मैप में आपने दिखाना है कि शीतोष्ण वन कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय कहाँ पाया जाता है, तो ये आपने नहीं दिखाया, तो नंबर भी वैसा ही आएगा। अगला सवाल मान लीजिए कि भारत में खनिज संसाधन का वितरण बताइए। आपने बता दिया ये खनिज यहाँ पाया जाता है, वो खनिज यहाँ बताया, लेकिन एक भी मैप में आपने खनिज का लोकेशन नहीं बताया, ठीक है। तो फिर नंबर भी उसी तरह आएगा। तो प्रामाणिकता होनी चाहिए। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते, उसी तरह आपने पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं, तो पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं और पंचायती राज पर आप लिख रहे हैं सवाल मान लीजिए, तो उन आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल आना चाहिए, कोई कमेटी का अनुशंसा है तो वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तरीका है आंसर लिखने का, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना। इकोनॉमी लिखा है तो आपका डेटा आना चाहिए, है ना, ये फैक्ट आना चाहिए। तो ये सब पर आपको प्रामाणिकता में काम करना होगा। एक एक बहुत सारा सवाल आता है कि भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा आपका होनी चाहिए, सिंपल ही होना चाहिए, है ना, लेकिन भाषा में प्रवाह दिखना चाहिए। मतलब ऐसा कोई पढ़ रहा है आपका कॉपी तो ये लगना चाहिए कि एकदम फ्लो में पढ़ रहा है ना। और भाषा बहुत ज़्यादा कठिन है, सरल ही रखना चाहिए मुझे लगता है। सिंपल भाषा होनी चाहिए लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। आपका स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा भी हो गया। और मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। प्रस्तुतिकरण, हाँ, प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, खास में पीसीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आपका हैंडराइटिंग सुंदर होना ही चाहिए, ठीक है। आपका हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए और कॉपी सजा हुआ होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका कॉपी सजा होना चाहिए। आपके जैसे 40 नंबर का सवाल आया तो उसमें आपका डायग्राम, है ना, डायग्राम हो गया, कुछ डायग्राम हो गया, चार्ट हो गया, ये सब हर सवाल में एक दो आना ही चाहिए। मतलब कॉपी आप थोड़ा सा कम भी लिखेंगे, कम भी लिखेंगे, लेकिन आपका अगर कॉपी सजा हुआ है तो आपको नंबर मिल जाएगा। और आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होना, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर लेकिन अच्छा होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो वो अच्छा होना चाहिए आपको। और कॉपी सजा होना चाहिए, ये नहीं कि अ, सब एक जैसा लिख दिए। कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको थोड़ा छोड़ छोड़ के लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, पॉइंट जो कॉपी चेक कर रहा है उसका पॉइंट सब हेडिंग सब दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रस्तुत करना होगा। थोड़ा सा कम भी लिखिए लेकिन आपको देखने में कॉपी सजावट होना चाहिए। तो ये इन बातों को आपको आंसर में ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपका आंसर में 4-5 चीज़ कंक्लूड कर रहा हूँ, 4-5 चीज़ आना चाहिए। एक तो कोई भी आंसर लिख रहे सवाल सवाल को सबसे पहले सवाल को समझना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम है कि सवाल नहीं समझ पा रहे तो 2 से 3 बार फिर से पढ़िए, पहला चीज़। दूसरा, आपको अपने आप में पहले तैयार करना होगा, कंटेंट रेडी करना होगा, उसके बारे में थोड़ा सफिशिएंट नॉलेज होना भी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अभी आप काम कर सकते हैं अपने उस टॉपिक के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। नॉलेज गेन कर लिए, उसके बाद नॉलेज आ गया तो उस हर को भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको गुड आंसर के बारे में एक पैरामीटर समझ लीजिए कि इसमें एक डेटा फिगर आना चाहिए, ठीक है। डेटा आना चाहिए, फिगर आना चाहिए, कुछ कमिटी का अनुशंसा है उससे रिलेटेड तो वो आना चाहिए, ठीक है। डायग्राम तो मैं ही बता ही दिया। तो ये हैंडराइटिंग सुंदर होना चाहिए, सारे एंगल को सवाल के टच होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये 6-7 चीज़ आप खुद ध्यान में रख सकते हैं और एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम भी चैनल है फर्स्ट अटैम्प्ट के नाम से, वहाँ भी जुड़ सकते हैं आप। और फ्री में अपना कॉपी अगर आप आंसर लिखते तो वहाँ भी आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा। पहला बार में अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका तो पहला बार में आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखना है और आंसर लिखने के लिए इन्हीं से आपका रिजल्ट आएगा। तो कोई भी सवाल को लिख रहा है तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि पहले इंट्रो लिखना, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, और आंसर में ये 5-6 पॉइंट जो बता दिए, फिगर हो गया, डायग्राम हो गया,
चार्ट हो गया, जैसे आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो उन टॉपिक पर आप है, जैसे आप तैयार कर रहे हैं पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी, ठीक है, तैयार कर रहे हैं मान लीजिए, तो अब गरीबी से सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मान लीजिए आप एक ने अब एक दो कमेटी का अनुशंसा रट के बैठ गए, ठीक है, इससे दो तीन डाटा याद करके बैठ गए, ठीक है, कमेटी हो गया, अनुशंसा हो गया, एक कोई चार्ट बना लिए कि पहले 1991 में सपोज इतना था गरीबी, अभी 2024 या 23 में इतना गरीबी हुआ। तो अब सवाल वो पॉवर्टी से कुछ भी पूछा है तो कहीं ना कहीं आपको यूज कर ही सकते हैं इसको, है ना, ये सब डाटा उसको यूज हो जाएगा, अगर यूज करने आपको आ गया तो मेंस कभी नहीं रुकेगा। तो मैं इसको वैल्यू एडेड चीज़ बोलता हूँ कि इस वैल्यू एडेड मतलब हो गया कि हर टॉपिक से रिलेटेड आप एक दो डाटा हो गया, एक दो डायग्राम हो गया, कुछ कमेटी से रिलेटेड रिपोर्ट है तो वो हो गया, इन सबको तैयार करके रख लीजिए और इसको उसी तरह यूज करना है जिस तरह एग्जाम में सवाल पूछा गया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूंगा, और जो भी डाउट होगा तो बताइएगा मुझे। और दूसरी बात है कि फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से आप फर्स्ट अटैम्प्ट के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जुड़िए, आपको आंसर लिखना है तो वहाँ भी आप हमें भेज सकते हैं, एकदम फ्री है वो। चलिए फिर, धन्यवाद।